गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर 1। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 होगा। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंडियन नेशनलिज्म इसमें आपके बुक में दिया गया है कि नेशनलिज्म का मतलब जो है वो राष्ट्र प्रेम से है। आपके बुक में अकॉर्डिंग टू योर बुक जो दिया गया है कि इंडियन नेशनलिज्म को दिखाया गया है कि राष्ट्र प्रेम के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया जाता है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वे अपने देश से कैसे लगाव रखते हैं। आप जानते होंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, सिपाही जो विद्रोह हुआ था, इस 1857 के सिपाही विद्रोह में हमारे पूरे देश के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ छोटे बड़े राजा जो थे इसमें हिस्सा नहीं लिए थे, लेकिन इस देश के जो मजदूर वर्ग हैं या बड़े वर्ग हैं, इन्होंने पूरी अपनी शक्ति को झोंक दिया था। ठीक है ना। तो ये तो दिखाती है कि पूरी यूनिटी थी भारत में। यूनाइट एक कंट्री है, एक यूनिटी दिखाती है कि भाई हमारा जो देश है एक सभ्य और एकमत समाज है। सभ्य और एकमत समाज है। हाँ, ये बात अलग है कि हम 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें हम जो अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़े थे उसमें हमें निराशा हाथ लगी। तो खैर इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इस निराशा के बावजूद हमें यह दिखाई दे गया कि हमारा पूरा संपूर्ण जो भारत है, संपूर्ण जो देश है वह एक मत है, एक रूप है। अगर कोई एक आवाज़ दे तो सभी हम उसके पीछे मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये बात अलग है कि अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर था। वे पढ़े लिखे थे, उनके पास टेक्निक भी काफ़ी था, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी था, समझ भी काफ़ी थी। इसके वजह से, और दूसरी बात, हमारे देश के कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे जो बड़े बड़े लीडर थे या जो छोटे मोटे राजा या बड़े राजा, वो क्या किए थे, वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए होते थे। कुछ अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इसी वजह से हमारी जो बहुत सारी बातें होती थी उनको पता चल जाती थी, और जिसके वजह से क्या होता था कि हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ जो थी वो उसमें हम हार जाते थे। अगर हमारे देश से गद्दार लीडर या गद्दार जो नेता, गद्दार जो राजा हुआ करते थे या जो लोग होते थे, अगर अंग्रेजों का साथ नहीं लेते तो हम अपनी आज़ादी 1857 में ही प्राप्त कर लेते। ठीक है ना। अब हम चलेंगे कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में दिया इसमें। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है आर्थिक बदलाव। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज जो थे भारत पर राज कर रहे थे उस समय। तो जहाँ जाहिर सी बात है कि जब भारत पर उस समय राज कर रहे थे तो जितनी भारत की माने लैंड के थ्रू जो टैक्सेज मिलते थे, लैंड टैक्स जो था उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और जाहिर सी बात है, जो देश कृषि प्रधान देश है उस देश में कृषि से आने वाले जो कर होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। और इस कर का प्रयोग जो है अंग्रेज खुद अपने देश को आगे बढ़ाने के, अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, अपने सैनिक क्षमता को बढ़ाने में अक्सर प्रयोग किया करता था। और महज एक नाम के, महज एक दिखावे के लिए यहाँ के लोगों पर कुछ पैसे वो खर्च करते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो भूमि है बहुत फर्टाइल है, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। चूँकि यहाँ पर आपको एक बात ही मैंने बता दिया, कृषि प्रधान। तो कृषि प्रधान देश वैसा देश हो सकता है जहाँ पर की भूमि काफ़ी उपजाऊ हो, और उपजाऊ के लिए वहाँ पर पानी का होना अनिवार्य है। तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो जहाँ बहुत सारी नदियाँ होंगी वहाँ पर की भूमि एकदम उपजाऊ होंगी। ठीक है। तो जब उपजाऊ भूमि होंगी तो जंगल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पर खेती भी बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर चाय की खेती होती थी, सागवान की होती थी, बड़े बड़े पेड़ों को लगाए जाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, इन सब का प्रयोग जो होता था वो अपने फायदे के लिए करते थे। अब यहाँ के बड़े बड़े टिम्बर्स को क्या करते थे, वे रेल ट्रैक के रूप में करते थे, यानी पटरी के रूप में वो बिछाते थे, अपने यहाँ ले जाकर उसका भिन्न भिन्न प्रयोग में इस्तेमाल करते थे, विदेशों में उसको बेचते थे। तो इससे वे बहुत बड़ा मुनाफा कमाते थे। चाय को यहाँ पर बहुत कम में क्या करते थे, बहुत कम में यहाँ पर चाय को खरीदते थे और वो अपने देश में या विदेशों में बहुत बड़े स्तर पर उसको बेचते थे। उसके बाद से आप जानते हैं नीम की खेती। यहाँ पर क्या करते थे, क्योंकि यहाँ की भूमि तो उपजाऊ थी, वे क्या करते थे कि
नील की खेती यहाँ पर करवाते थे और यहाँ का जो नील होता था वे अपने यहाँ प्रयोग करते थे और विदेशों में उसका बहुत बड़ा डिमांड था, उसको भी वो उसको बेचते थे। तो इस तरह से दोनों तरफ से फायदा अंग्रेज को ही होता था, क्योंकि मजदूर भी यहाँ के लोगों को मजदूर के रूप में प्रयोग करते थे और यहाँ पर जो किसान होते थे, जो किसान वर्ग के जो लोग होते थे वे क्या करते थे, ऊपर इतना ना ज़्यादा टैक्स, ओवरलोडेड टैक्स ये बांध देते थे कि वे दे नहीं पाते थे और वे क्या करते थे, बंधुआ मजदूर के रूप में खेतों में काम करते थे। देखिए वे अपने काम को सिद्ध करने के लिए यहाँ के लोगों को किस तरह का प्रयोग करते थे, यहीं की भूमि, यहीं के लोग और यहीं के सारे चीज़ों का प्रयोग खुद करते थे और यहाँ के लोग भूखमरी से मरते थे, भूखे मर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है और यहाँ के प्रोडक्ट को वो अपने खुद यूज में कर रखते थे। उसके बाद से हम जब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कल्चरल चेंज मिलेंगे। उसके पहले यहाँ पर टाटा जो स्टील, यहाँ पर टाटा कंपनी के बारे में कही गई है, देखिएगा JRD another striking change was the destruction of traditional industries such as weaving, pottery, iron smelting, brass work, etc. They were destroyed since they often posed a challenge to British trade and manufacturing. This phenomenon came to be known as deindustrialization. Gradually, the industrialization of India began. देखिए भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भारत में जो आपको इंडस्ट्री जो ओपन हुआ वो 19वीं शताब्दी में खोलने वाले जो थे वो आपको JRD थे, यानी JRD टाटा थे। 19वीं शताब्दी में इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री खोली और यहाँ से जब इंडस्ट्री ओपन हुई तब यहाँ पर के लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। नहीं तो अंग्रेज तो क्या करते थे, यहाँ के सारे चीज़ों को वो बंद कर देना चाहते थे और सारे चीज़ों को बंद करके वे सिर्फ अपने इंडस्ट्री को चलाना चाहते थे, सिर्फ अपना चलाना चाहते थे। भले यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को वो खोले लेकिन सबके बावजूद सारे में वे अपने ही फायदे को देखते थे, वे हमारे फायदे को कभी नहीं देखते थे। अब आया कल्चरल चेंज के बारे में, देखिएगा कि वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लासेस। देखिए कल्चरल चेंज में आपको जाहिर से बात है कि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आएगा तो उसका जो कल्चर होगा यहाँ के लोग सीखेंगे और हमारी जो अपनी सभ्यता तो है हमारी जो अपना कल्चर संस्कृति जो है सो है, लेकिन बाहर की जो कल्चर, बाहर के जो लोग आएंगे उसके भी कल्चर को हम सीखते हैं और वो हमारे कल्चर को सीखेंगे। मुगल पीरियड से देखिएगा, जब मुगल काल से ही आप देखिएगा कि जब यहाँ पर मुगल, भारत में जब मुगल आए तो उन्होंने अपना कल्चर लेके आया यहाँ पर, उसके पहले जो आए वो अपना कल्चर लेके आए, यानी जब जब जो आया यहाँ पर वो अपने कल्चर को लेके आए और अपने कल्चर को वो आगे बढ़ाने की कोशिश में हमेशा लगे रहे। जैसे आपका यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरण है मुगल अपने कल्चर को, मुगल का जो मुगलिया कल्चर जो थी, भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाली जो कल्चर थी वो मुगलिया कल्चर थी, ठीक है ना। उसके बाद से जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने कल्चर को विस्तार करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। अब देखिए कल्चर में आपका पेंटिंग्स हो गया, गीत हो गया, संगीत हो गया, यहाँ पर एजुकेशन हो गया, रहने सहने का ढंग हो गया, बहुत सारे रीति रिवाज हो गए, तो ये सारे कल्चर में आते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो कल्चर, हमारा जो प्रारंभिक कल्चर, मुगलिया कल्चर और जो अंग्रेजों का जो कल्चर था, ये सारे कल्चर अब धीरे धीरे एक होकर एक दूसरे में मिक्स कर ये चल रहे थे और सब कोई चाहता है कि अपना कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा चले। जब मुगल थे तो वो अपना कल्चर चलाए, अब अंग्रेज आएगा तो वो अपने कल्चर को चलाएंगे। उस समय का देखिए कुछ दिया है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, अभी मैंने आपको बताया कि बोली हो, भाषा हो, धर्म हो, चाहे हर एक तरह का जो भी चीज़ हो उसमें एक बदलाव आते जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि न्यू दिल्ली का जो निर्माण हुआ था, न्यू दिल्ली का निर्माण में आपको लुटियंस साहब ने, लुटियंस जो कि एक अंग्रेज इंजीनियर है, लुटियंस ने आपको न्यू दिल्ली को अपने हिसाब से उसने बनाया, लुटियंस ने ही न्यू दिल्ली को बनाया है, लुटियंस ने ही न्यू दिल्ली को एक नया रूप दिया। We shall read more on this in
separate chapter in the field of architecture. The city of New Delhi, especially what is known as Lutyens Delhi, is good example of colonial architecture which was a mixture of Indian and European style. मैंने पहले ही आपको बताया कि जो न्यू दिल्ली को नया रूप दिया गया लुटियंस के द्वारा, वो भारतीय और यूरोपीय दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर है। न्यू दिल्ली को जो नया रूप दिया गया वो भारतीय और यूरोपीय कल्चर का मिक्स रूप है। उसके बाद से आप आइए, कहता है कि सिमिलरली इन द एरिया ऑफ आर्ट द बंगाल स्कूल इज गुड एग्जाम्पल वेयर इंडियन थीम्स वेयर एक्सप्रेस्ड थ्रू वेस्टर्न स्टाइल्स इन द एरिया ऑफ लिटरेचर। देखिए आप बंगाल स्कूल के बारे में पढ़िएगा तो बंगाल स्कूल जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपको भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए। जो बंगाल स्कूल है वो एक बहुत बढ़िया अपना कार्य पेश करती है। इस माध्यम से, बंगाल स्कूल के माध्यम से अंग्रेजों ने भी अपने लिटरेचर, अपने कल्चर को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आइएगा, सोशल चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सोशल चेंज के बारे में यहाँ पर देखिएगा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर अराउंड द इश्यूज ऑफ कास्ट सिस्टम, ट्राइबल सोसाइटी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। वी शैल रीड अबाउट देम इन डिटेल्स इन लेटर चैप्टर। कास्ट बैरियर्स अमंग द Hindus began to grow weak during the colonial period due to the। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत में जो है कास्टिज्म सिस्टम जो है, भारत देश एक समृद्ध देश है, लेकिन इस समृद्ध देश में सबसे बड़ा इसको पीछे जो ले जाने वाला सिस्टम था वो कास्टिज्म था। और इसी कास्टिज्म यानी जात पात ऊंच नीच का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। क्योंकि यहाँ पर शुरू से प्रारंभ से ही आप देख लें तो यहाँ पर ये इसमें इस मंदिर में बड़े पंडित जी जाएंगे, ये जाएंगे, ये नहीं जाएगा। तो देखिए ये कास्टिज्म है, यानी शुरू से ही ऊंच नीच को देखना। विद्यालय सिर्फ बड़े कास्ट के लोग जा सकते हैं, मंदिर में सिर्फ बड़े कास्ट के लोग जा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बड़े कास्ट के लोग जा सकते हैं। यानी ये कास्टिज्म जो थी वो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। और इस बाधा को खत्म करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो इसको बाधा नहीं मानते थे, अंग्रेजों के लिए तो ये सबसे बड़ा चीज था। क्योंकि वो क्या करते थे, कुछ बड़े कास्ट को मिला लेते थे और कुछ छोटे कास्ट को अपने पास मिला लेते थे। तो बड़े कास्ट से क्या करते थे, वे छोटे कास्ट पर प्रहार करते थे और छोटे कास्ट को मिलाकर वे बड़े कास्ट के बारे में ये जानते थे कि ये जो व्यक्ति है हमारे विरुद्ध कौन सा काम कर रहा है। और छोटे कास्ट से वे अपने खेतों में काम करवाते थे, अपने यहाँ नौकर के रूप में जूते चप्पल ऐसे घटिया काम कराते थे। खैर बोलने वाली ये बात नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करते थे अंग्रेज। अब हम आते हैं कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, आपको ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ये बहुत बड़े आपको सोशल रिफॉर्मर थे। विवेकानंद, ये सारे लोग जो हैं आपको बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ये चाहते थे कि हमारा जो देश हो वो अंग्रेजों के मीठी मीठी बोली में ना आए, जो यहाँ के लोग हैं वो मीठी मीठी बोली में ना आए। क्यों? क्योंकि ये उनकी जो मीठी बोली थी, वो मीठी बोली ही हमारे देश को दो टुकड़ों में बांट रही थी, हमारे लोगों को बांट रही थी। तो वे हर एक संभव प्रयास करते थे कि ये जो है हमारे देश के लोग इन बात को समझे। तो उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे। तो यहाँ पर बाल विवाह बहुत फेमस हुआ करता था उसमें, बाल विवाह। अब जिसे आपको महिलाओं पर अत्याचार, चाहे विडो रीमैरिज, ये सब व्यवस्था नहीं थे हमारे यहाँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई महिला जो है, कोई महिला का पति बहुत पहले मर गया, तो वो महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अंधविश्वासी ज़्यादा थे। तो इन सब चीज़ों को, अब सती प्रथा भी यहाँ पर थी। सती प्रथा, जैसे हस्बैंड मर गए तो महिलाओं को उसके चिता पर बैठा दिया जाता था, वो जल कर भस्म हो गई। तो ये सारे कुप्रथा
ये सारे अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए। क्योंकि उसके बाद जाकर कुछ लोगों ने उन रास्तों को चुना जो सोशल रिफॉर्मर के द्वारा बताए गए थे। आप क्या कीजिएगा कि अपने बुक को आप थ्रोली पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, सबके बारे में लगभग सब बता दिया। आप बुक को थ्रोली पढ़िएगा। इसके बाद आपको मैं अपने लेक्चर 8 में इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।